हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें कि हम लोग बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 3 लगाने वाले हैं। हम लोग साइंस के सेट में हर जो फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो या बायो का क्वेश्चन हो, हम तीनों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड में, उन्हीं क्वेश्चनों को क्या करते हैं, तो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम सेट 3 लगाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सेट 2 तक लगा दिए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं। और बात करें तो हम इसमें टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाते हैं जो बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि बिहार डीएलएड में साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर प्रश्न कितने मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स का होता है। और 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, मतलब कि साइंस से 20 मार्क्स आते हैं और वहां से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की बात करें तो आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो मानव का उद्भव स्थान है। अफ्रीका है, भारत है, चीन है या अमेरिका है। तो उद्भव स्थान का अर्थ क्या। उद्भव स्थान का अर्थ है कि मानव का सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो अफ्रीका देश है ना, वो मानव का उद्भव स्थान है। किसको माना जाता है, अफ्रीका को माना जाता है। तो आप बोलिएगा कि अफ्रीका ही क्यों, अफ्रीका के अलावा और कोई देश क्यों नहीं। तो अफ्रीका को इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो मनुष्य या मनुष्य का बात करें या मानव का जीवाश्म की बात करें तो मानव का जीवाश्म अफ्रीका में ही पाया गया था। इसके अलावा बात करें तो जब डीएनए टेस्ट कराया गया तो डीएनए टेस्ट में पाया गया कि जो अफ्रीका के लोग हैं और देश के जितने भी लोग हैं उनका डीएनए कुछ ना कुछ अफ्रीका से मिलता है। इसलिए ऐसा माना गया कि हाँ, जो मानव का उद्भव स्थान है वो अफ्रीका में है। देन एक और रिसर्च से पता चला कि जितने भी मनुष्य के जीने के लिए इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो जितना भी वातावरण चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए, वो सभी कहाँ पाया गया, तो सभी के सभी अफ्रीका में पाया गया। इसके अनुसार इन सभी बातों को नजर में रखते हुए मानव का उद्भव स्थान किसको घोषित किया, तो अफ्रीका को घोषित किया। तो आपको पता चल गया होगा कि अफ्रीका को ही क्यों मानव का उद्भव स्थान घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब उठी हुई हो तो, मतलब कि एक पारा का बैरोमीटर है, उस पारा बैरोमीटर में क्या किया गया है, यदि पारा युक्त ट्यूब, मतलब कि एक पारा युक्त ट्यूब है उसमें पारा डाला गया तो उठी हुई हो तो क्या होगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब से बढ़ेगा, या विकल्प बी एवं सी दोनों सत्य है। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक पारा बैरोमीटर है, मतलब कि एक पारा का ट्यूब है, मतलब कि एक ट्यूब है और उसमें क्या किया गया, पारा बैरोमीटर को भरा गया है और उसका ट्यूब क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है। और यदि ट्यूब उठा हुआ है तो पारा क्या होगा, पारा स्तंभ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या समान रहेगा। तो जब पारा बैरोमीटर में पारा को भरा जाता है तो पारा को जब ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से पारा युक्त ट्यूब को जब ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है, पारा नीचे की ओर आता है। अब बोलिए कि पारा नीचे की ओर क्यों आएगा, पारा नीचे की ओर इसलिए आता है क्योंकि जो ट्यूब है और पारा है वो दोनों के बीच में किसी भी तरह का आकर्षण बल नहीं होता है। यदि आकर्षण बल होता तो उसके विपरीत जाता और पारा ऊपर उठता। उसी के जगह पे पारा के जगह पर यदि जल रहता उस ट्यूब में तो जल ऊपर जाता, लेकिन पारा ऊपर नहीं जाता। पारा क्यों ऊपर नहीं जाता कि पारा का जो एक कण होता है वो दूसरे कण से आपस में बहुत अच्छे तरह से चिपके हुए होते हैं, और यदि एक दूसरे से अच्छी तरह से चिपके हुए होते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने मॉलिक्यूल को ऊपर न भेज के नीचे की ओर खसकाते हैं। जस्ट लाइक आप मानिए कि पारा को अपने हाथ पर रखिएगा, या आप मानिए कि किसी बर्तन में पारा को रखते हैं और हिलाते हैं तो उसका एक भी कण इधर उधर नहीं सटेगा। क्यों नहीं सटेगा, कि जो पारा का मॉलिक्यूल होता है ना वो आपस में इतना ज्यादा संगठित रहते, इतना अच्छा से अपने आप को कंजक्ट करके रखते हैं कि वो कहीं पर रखते नहीं। लेकिन ऐसा जल के साथ नहीं होता है, जल अपने मॉलिक्यूल को इतना आकर्षित करके नहीं रखता जितना पारा रखता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, और यही होता है, पारा का जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो घटता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो बात करें कि त्वरण का मात्रक होता है कैसे है, तो त्वरण का मात्रक कहां से निकाला जाता है? त्वरण का मात्रक निकाला जाता है F इक्वल टू ma, और यदि हम a को इधर छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? F बाई एम, मतलब कि हम यहाँ पे इधर भेजेंगे तो फोर्स को किसमें, फोर्स का मात्रक क्या होता है? केजी होता है, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका मात्रक है? तो फोर्स का मात्रक है। वही बात करें कि मास का मात्रक कितना होता है? मास का मात्रक होता है केजी, मतलब कि किसी भी मास को हम किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। तो ये क्या हुआ? केजी से केजी कट गया, और एक्सेलरेशन का मात्रक क्या गया? एक्सेलरेशन का मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होता है? एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखिए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि कौन सा मात्रक नहीं है। तो क्या आप मीटर को किलोमीटर में, आप किसी चीज को मीटर में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। तो किलोमीटर भी हो सकता है, और कोई वस्तु को आप सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और यहाँ पे भी किलोमीटर, लेकिन गौर कीजिए तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ पर भी सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर तो है, लेकिन सेकेंड है, सेकेंड स्क्वायर नहीं है। तो सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किलोमीटर पर सेकंड सही हो जाएगा। किलोमीटर पर सेकंड क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक नहीं होगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। हर में क्या है? सब में देखिएगा तो यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, तो आप इसको बेसिकली इस पर विशेष ध्यान दीजिए। मतलब कि ये भी जो क्वेश्चन था ये भी रिपीटेड था, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड पूछ चुका है, और ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो आपको क्या करना है? इन सभी क्वेश्चन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका रासायनिक सूत्र सही है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम NaSO4, MgCl2, CaOH। तो हम बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड के। तो कैल्शियम के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है। यदि हम इसको अभिक्रिया करवाएं तो Ca हो जाएगा, और Ca के पास अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है। उसके बाद बात करें क्लोरीन, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बात करें कि ये आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसका फॉर्मूला होना चाहिए CaCl2, लेकिन ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? CaCl। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? सोडियम सल्फेट NaSO4। तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का क्या होता है? परमाणु संख्या 1 होता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? सल्फर की परमाणु संख्या बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे आता है। और यदि सल्फर 16 नंबर पे आता है तो उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यदि इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? Na2S, और ये क्या है? O4। तो वो O4, मतलब कि ऑप्शन बी भी क्या है? ऑप्शन बी भी गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? MgCl2। क्या दिया हुआ है? MgCl2। बात करते हैं MgCl2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नीशियम, और यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। वही बात करें कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, सोडियम का 11 होता है, सल्फर का 16 होता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। बात करें कि क्लोरीन, तो क्लोरीन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा Mg
और यहाँ पे Cl2 MgCl2 बनाएगा और MgCl2 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही रासायनिक सूत्र है, तो सही रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी है, मतलब कि MgCl2। तो क्या हो जाएगा MgCl2। कैसे आया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत है, मतलब कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है। जैविक कृषि का अर्थ क्या होता है, जैविक कृषि जीव जंतुओं के उपयोग से बनाया जाता है, मतलब कि जो जीव जंतु होते हैं उसके हेल्प से क्या किया जाता है, जैविक कृषि किया जाता है। जैविक कृषि को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, कृषि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे यही पूछा है कि जैविक कृषि के मुख्य सिद्धांत क्या है, इसका मुख्य थीम मतलब कि मेन प्रोजेक्ट इसका क्या है, फसल चक्र, मतलब कि फसल चक्र है, मिश्रित कृषि खेती, कार्बनिक चक्र या उपयुक्त सभी। तो जो जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत होता है वो होता है फसल चक्र। फसल चक्र का क्या है, फसल चक्र का अर्थ है कि एक फसल को बोने के बाद दूसरा फसल को बोना। जैसे कि आप सुने होंगे कि कोई खेत है, मतलब कि मानिए कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है और आप 1 कट्ठा में क्या किए, पहले आप धनिया बोए, उस धनिया को उखाड़ने के बाद उसमें आप आलू की खेती किए, आलू की खेती करने के बाद आप उसमें दाल का खेती किए, जैसे कि दलहनी फसल के, जैसे रहरी का दाल या चना का दाल या अलग अलग तरह के जो दाल होते हैं उसका किए। तो क्या होता है, आप एक ही जमीन में क्या कर रहे हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के फसल को लगा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फसल चक्र हो गया। और ये क्या है, ये जैविक कृषि का मुख्य सिद्धांत है, ये इसका मेन थ्योरी है। नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि मिश्रित कृषि खेती। कभी कभी आप देखते होंगे कि आलू का खेती हुआ है, आलू की खेती में कहीं कहीं बोकला को बो दिया जाता है, बोकला के अलावा कहीं कहीं मूली बो दिया जाता है या सरसों बो दिया जाता है। सरसों का साग, जो सरसों होता है जिससे राई आता है, तो वो भी बो दिया जाता है। तो क्या होता है, एक ही खेती में क्या किए, हम मिश्रित कर दिए, तो वो भी किसके अंदर आता है, तो वो भी जैविक कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करता है कार्बनिक चक्र। कार्बनिक चक्र मतलब कि ऑर्गेनिक, मतलब कि जब आप अलग अलग तरह के फसल को लगाते हैं तो हर एक पौधे को अलग अलग तरह का पार्टी चाहिए, मिनरल्स चाहिए। मतलब कि जो दलहनी पौधे होते हैं उसके नीचे राइबोसोम पाए जाते हैं, और वो राइबोसोम क्या करता है, हमारे वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर वो जड़ में देता है और वो फसल को ऊपर करता है। इसके अलावा गेहूं के फसल है उसको अलग तरह के मिनरल्स चाहिए, आलू के फसल को अलग तरह के मिनरल्स चाहिए, धनिया की खेती की तो उसको अलग तरह का मिनरल्स चाहिए, और वही बात करें कि सरसों की खेती की तो उसको अलग अलग तरह का मिनरल्स चाहिए। तो कार्बनिक चक्र का अर्थ यही पे हुआ। तो ये ऑर्गेनिक में ये सभी के सभी आ जाते हैं। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी मतलब कि ये सब के सब किसके अंतर आते हैं, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के थ्योरी के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप सही से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पृथ्वी की सतह द्वारा, मतलब कि पृथ्वी की सतह द्वारा प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा का मान कितना होता है। मतलब कि पृथ्वी जो सतह है वो पृथ्वी का सतह प्रति वर्ग मीटर, मतलब कि प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा, मतलब कि सूर्य से जो आने वाला जो ऊर्जा है वो प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकंड कितना ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो कितना ग्रहण करता है, वो करता है 1360 से 1365 मीटर जूल प्रति सेकंड, मीटर जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकेंड। मतलब कि ये जो है 1360 से 1365 मीटर जूल प्रति सेकेंड क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को हमारा पृथ्वी ग्रहण करता है। इसको अप्रोक्सीमेटली बात करें तो इसका अप्रोक्सीमेटली कितना माना जाता है, इसका अप्रोक्सीमेटली 3061 मीटर जूल प्रति सेकेंड क्या किया जाता है, जूल प्रति सेकेंड माना जाता है। लेकिन आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे गौर कीजिए। तो ऑप्शन दिया हुआ है किलोमीटर, देखिए किलो जीरो जूल प्रति सेकंड, यहाँ पे भी किलो है, यहाँ पे भी किलो है, यहाँ पे भी किलो है। तो हम मीटर को किलो में परिवर्तित करेंगे। तो मीटर को किलो में परिवर्तित करने के लिए क्या होता है, 1000 से डिवाइड देंगे, और जब आप 1000 से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है वैल्यू
लगभग 1 से हम इसको जब डिवाइड देंगे, यदि आप इसको 1000 से डिवाइड देते हैं तो 1000 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1000 से जब आप इसको डिवाइड देते हैं तो इसका वैल्यू आ जाता है 1.36 और मीटर के जगह पे क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। तो यहाँ पे मीटर, केजी, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। तो ये कहां दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है, ये भी दे देगा, या अप्रोक्सीमेटली दे देता है। यदि जूल में देता है तो ये वाला देगा, और केजी में दिया तो 1.36 किलो जूल प्रति सेकेंड। आपको मीटर में देता है तो ये मार लीजिएगा, और जूल में देता है तो वो वाला मार लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी, मतलब कि आर त्रिज्या वाला पृथ्वी है, उसके केंद्र पर किसी वस्तु का वजन होगा। मतलब कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा, अनंत होगा। पृथ्वी की सतह पर के वजन का 1/r² गुना होगा, शून्य होगा, या पृथ्वी की सतह पर के वजन का r गुना होगा। तो क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का वजन कितना होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर बात करें कि किसी भी वस्तु का वजन कितना होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू कितना होता है, जी मतलब कि ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। मतलब कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का वैल्यू 0 होता है। और हम बात करें कि किसी भी वजन को निकालने के लिए क्या करते हैं, वजन को निकालने के लिए, किसी भी वस्तु का वजन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास इंटू ग्रेविटी करते हैं, मास इंटू ग्रेविटी करते हैं। यहाँ पे बात करें कि मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आर त्रिज्या वाले पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का, आप मानिए कि मास कितना भी हो, ग्रेविटी का जब वैल्यू 0 है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि मास कितना भी रहे, मास से मतलब नहीं है, लेकिन यदि ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो गया है तो क्या हो जाएगा, वस्तु का मान अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही शून्य हो जाएगा। यहाँ पे मास कितना भी हो, मास 1000 हो, मास का वैल्यू, यही बात करें कि यहाँ पे मास का वैल्यू चाहे ना 1000 दिया हो, चाहे लाख दे दिया हो, चाहे करोड़ हो, लेकिन जब ग्रेविटी का वैल्यू 0 है तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा। वही बात करें कि यदि आपसे ग्रेविटी का वैल्यू पूछता है कि ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, तो ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि ग्रेविटी का वैल्यू पूछे तो ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि हाँ, पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी का वैल्यू 0 क्यों हो जाता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर ग्रेविटी का वैल्यू का 0 होने का मान ये है, कारण ये है कि वहां पे जितना भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे कांस्टेंट होता है, और जब मतलब कि चारों तरफ से जो ग्रेविटेशनल मान कांस्टेंट हो जा रहा है तो वहां पे ग्रेविटी का वैल्यू अपने आप 0 हो जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। तो वो कौन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, या रुबिडियम है। तो एक सक्रिय श्रेणी होता है, मतलब कि केमिकल रिएक्टेंट सीरीज होता है, सक्रिय श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिखा होता है, सबसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम होते हैं, कैल्शियम, अमोनियम, तो ये क्या हो गया,
ये हो गया रिएक्टेंट सीरीज। रिएक्टेंट सीरीज का अर्थ क्या हो गया कि सबसे सक्रिय धातु क्या होता है, सबसे सक्रिय धातु पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद कौन होता है, सोडियम होता है। सोडियम के बाद कैल्शियम होता है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम होता है। एल्युमिनियम के बाद जिंक होता है। जिंक के बाद फेरस होता है। फेरस के बाद फेरस को वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस को लोहा बोलते हैं। वही बात करें कि फेरस के बाद हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के बाद कॉपर होता है। कॉपर के बाद Hg। Hg मतलब कि पारा, जो आपके थर्मामीटर में भरा होता है। उसके बाद Ag मतलब कि चांदी। एंड देन Au। ये सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, और ये सब मोर रिएक्टिव होते हैं, ये सब जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पोटेशियम, रुबिडियम, सोडियम और लिथियम। तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन सा होना चाहिए, सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। मतलब कि सबसे ज्यादा पोटेशियम नहीं है। तो यहाँ पे तो आप बोलिएगा, यहाँ पे तो आप लिखा कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय होता है, और यहाँ पे बोले कि गलत है। कैसे गलत हो गया, तो पोटेशियम से भी ज्यादा सक्रिय कौन होता है, तो पोटेशियम से भी ज्यादा सक्रिय होता है लिथियम। पोटेशियम से ज्यादा सक्रिय कौन होता है, लिथियम होता है। लिथियम के बाद आता है पोटेशियम। उसके बाद बात करें, यहाँ से फिर यही चलने लगेगा, सबसे पहले लिथियम आ जाएगा, उसके बाद पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम के बाद सोडियम आ जाएगा, एंड सोडियम के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी गलत बता दिए, सॉरी, यहाँ पे पोटेशियम से भी अधिक सक्रिय रुबिडियम होता है। कौन होता है, रुबिडियम होता है। मतलब कि रुबिडियम जो है वो पोटेशियम से भी अधिक सक्रिय है, ना कि लिथियम। सॉरी गलत बता दिए थे उस वक्त। तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होता है, रुबिडियम होता है। उसके बाद पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, एंड सोडियम के बाद कौन होता है, लिथियम होता है। तो सबसे अधिक सक्रिय कौन है, तो सबसे अधिक सक्रिय रुबिडियम है। तो रुबिडियम सबसे अधिक क्यों सक्रिय है, तो जो रुबिडियम है और जो पोटेशियम है वो दोनों के दोनों एक ही आते के सीरीज के हैं, और एक ही सीरीज के हैं। और जब रिएक्टेंट सीरीज बताया गया था, सक्रिय श्रेणी लिखाया गया था, तो सक्रियता श्रेणी में रुबिडियम को क्यों नहीं लिया गया, रुबिडियम को सक्रियता श्रेणी के अंदर इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। मतलब कि आप जितना भी सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर यहां से पूछा जाता है। लेकिन क्वेश्चन एक बना दिया गया यहां से, तो आपको रुबिडियम मानना है। क्यों रुबिडियम मानना है, कि रुबिडियम पोटेशियम से अधिक सक्रिय है। क्यों सक्रिय है, क्योंकि वो दोनों के दोनों एक ही आती में आते, एक ही सीरीज के आते हैं, और वो सीरीज में रुबिडियम जो है वो पोटेशियम से अधिक क्षार होता है, और ज्यादा क्षार है तो उसको अधिक सक्रिय के अंतर्गत रखा गया है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र है, H2SO4, H2SO3, H3SO4 या H4SO4। तो जो सल्फ्यूरस अम्ल बनाया गया था वो बनाया गया था SO2। मतलब कि SO2 को जब H2O से, मतलब कि जल से अभिक्रिया करवाया जाता है, तो हमको क्या मान के मिलता है, मतलब कि हाइड्रोजन आगे आ जाता है, H2 आ जाता है, एंड देन सल्फर आ जाता है, और H2SO3 हमको क्या होता है, H2SO3 बन के आ जाता है। और H2SO3 आपको कौन कितने नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑप्शन नंबर बी में H2SO3 है। तो H2SO3 क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस अम्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H2SO3। तो यहाँ पे ये कैसे बना, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण कैसे हुआ, सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण हुआ जब सल्फर डाइऑक्साइड को, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई मतलब कि ऑक्सीजन दो है, और ऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड H2O मतलब कि वाटर से जब अभिक्रिया करता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वाटर से अभिक्रिया कर H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करता है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई थिंक आप कर लिए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, क्या होता है, हिस्टोन के बिना डीएनए, आरएनए, हिस्टोन के साथ डीएनए, केवल हिस्टोन।
तो हम आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हम ऑलरेडी बताए हैं, अभी भी बता रहे हैं कि आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड देन आप इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, जैसे ही आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको कहाँ, आप प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप साइंस सीरीज में जाइएगा तो आप कल के वीडियो में जाइएगा तो आपको कल के वीडियो में क्या मिलेगा, वहां पे हम बताए थे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सेल है। प्रोकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक एक तरह का सेल है जो आपको पता होगा कि सेल किसे बोलते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है तो इसका डीएनए क्या होता है, डीएनए इधर उधर भटकते रहता है, उसके बाद इसका पास मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। और यदि ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो इसका जो हिस्टोन होगा क्या वो डीएनए के अंदर रहेगा, वो हिस्टोन क्या होता है, बिना डीएनए के होता है। क्या होता है, इसका हिस्टोन के बिना डीएनए, मतलब इसका जो डीएनए होता है ना वो बिना हिस्टोन के होता है। वही बात करें कि जो इसका न्यूक्लियस होता है वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, मतलब कि हमारा जो सेल है वो पूर्ण रूप से विकसित है। अलग अलग पार्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या है, हमारा एक पूर्ण विकसित है। लेकिन इसका क्या है, इसका पूर्ण रूप से विकसित नहीं। इसमें क्या पाया जाता है, एक तो पाया जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बस इतना ही पाया जाता है। वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे दे दिया गया कि हिस्टोन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, और इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आ जाते हैं, मतलब कि बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, मतलब कि रिक्तिका को जो झिल्ली घेरती है उस झिल्ली को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट, कोशिका झिल्ली या मध्य पटलिका। तो जो रिक्तिका को, मतलब कि जो रिक्तिका को घेर रही है उसको क्या बोलते हैं, जो रिक्तिका को घेरती है ना उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। मतलब कि रिक्तिका को जो घेरता है वो क्या होता है, वो टोनोप्लास्ट होता है। और टोनोप्लास्ट कितना नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग है, इसका अल्पतक मार्क क्या है, 0.1 है, 0.01 है, 0.2 है, 0.02 है। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे क्या 20 भाग का मान दिया हुआ है। 20 यहाँ पे 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 भाग है, इसका अल्पमात्रक क्या है, तो 0 तथा 20 भाग का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 भाग का वैल्यू दिया हुआ है, 20 भाग का वैल्यू दिया हुआ है 2a। तो एक भाग का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक भाग का वैल्यू हो जाएगा 2/20 अपॉन a हो जाएगा। और जब 2 से ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 10, 1/10 है। तो एक भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10a, और 1/10a किसके बराबर होता है 0.1 है। 1/10a किसके बराबर होता है, यदि हम इसको 0 को ऊपर भेजते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा, तो 0.1a ये क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आ जाएगा तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर ए कैसे होया, यहाँ पर आप देखें कि 1 मीटर स्केल पर 20 तथा 2a के बीच 20 भाग है, मतलब कि 20 भाग का मान कितना दिया हुआ है 2a, और आपसे पूछ क्या रहा है अल्पतक मार्क। तो अल्पतक मार्क क्या हो जाएगा, अल्पतक मार्क एक ही होगा। तो एक भाग का वैल्यू क्या किए हम 20 को नीचे भेज दिए और इसको क्या दिए, तो एक वैल्यू का मान कितना होगा 0.1 है, और 0.1 है क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। मतलब कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम इससे पहले भी हम प्रिज्म बनाकर दिखाए हैं कि
स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है? स्पेक्ट्रम का निर्माण आप जब किसी श्वेत प्रकाश को, मतलब कि आप व्हाइट लाइट को क्या करते हैं, प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, या सूर्य के प्रकाश से जब प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो क्या होगा, वो अपने आप को 7 भागों में विभक्त कर देगा, और वो 7 भाग में जो विभक्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब कि वो 7 रंगों का एक बेल्ट बनाता है, और इसी को आप रेनबो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेनबो के नाम से जानते हैं। और जिसका तरंगदैर्ध्य, मतलब कि उसमें जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा वो सबसे कम विचलित होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा वो सबसे अधिक विचलित होगा। और आपको पता होगा कि सबसे अधिक विचलित बैंगनी कलर होता है, और यदि सबसे अधिक विचलित बैंगनी कलर हो रहा है तो उसका तरंगदैर्ध्य कम है। और सबसे ज्यादा सबसे कम विचलित कौन होता है? लाल रंग होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा विचलित बैंगनी कलर होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, उसको श्वेत प्रकाश से होकर गुजारना पड़ेगा, सॉरी प्रिज्म से होकर गुजारना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन